हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हम लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसमें हमने डो ब्राइनर्स का वर्क देखा, मेंडलीव का न्यूलैंड का वर्क देखा, लेवाइसे का वर्क देखा एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह हमने मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल और उसकी लिमिटेशंस भी देख ली थी। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है ठीक है, जो ए और बी ग्रुप में इसको किया गया था, डिवाइड किया गया था, उसकी बजाय आजकल जो रिसेंटली है उसको अरेबिक नंबरिंग से दिया जाता है 1 से लेके 18 तक, ठीक है। ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि 1A 2A और या 1B 2B की बजाय हम इसको 1 से लेके कंटिन्यूसली 18 तक नंबरिंग देते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इसी तरह एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेंटर में। इसी तरह लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के एंड पे बिल्कुल नीचे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो इसलिए वहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे, तो वो इसलिए लेंथेनाइड्स के बाद जो है वो सीरियम से जब स्टार्ट हो रहे हैं तो वो एलिमेंट जो है सेपरेटली इनको प्लेस किया गया है, तो उसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज है, ठीक है। एक्टिनम के बाद जो है स्टार्ट की जा रही है। तो ये हमारे पास एक जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह लेते हैं आप इसको, कि ये रिसेंटली हम लोग जो हैं वो इसको मोस्टली इस फॉर्म को ही स्टडी करते हैं और यहीं से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च आउट भी कर सकते हो कि रिसेंटली कितने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं और उनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करें पीरियोडिक टेबल से। The standard form of periodic table is shown in this table. This is not the only form of periodic table possible, कि सिर्फ यही periodic table नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि almost 700 different types of the periodic table जो हैं वो exist करती हैं। Different types of the periodic table such as rectangular, triangular, circular or even three-dimensional table have been presented. Each table has its on advantages and disadvantages. All table depict the interrelation relationship between the elements, के elements का आपस में क्या relationship है, किन elements की property same है और किन की different है। हर periodic table जो है ना इसी चीज़ के बारे में explanation देता है। अब हम देखते हैं atomic number and the modern periodic law, ठीक है। After arranging the elements in the periodic table, it was natural to give each element a number, indicating only its position on the series based on the increasing atomic weight। कि जब elements को हमारे पास क्या किया, atomic weight के लिहाज से अरेंज कर दिया गया, तो फिर उनको एक नंबरिंग दे दी गई। जैसे हम कोई भी चीज़ अरेंज करते हैं तो उसको एक नंबर दे देते हैं, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो इसी तरह हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट के लिहाज से, तो उसको जब नंबरिंग दी गई तो वो सिंपली हम उसको कह रहे हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। जब ये नंबर दी गई तो उस टाइम तो ये इसको रैंडमली नंबर दिए थे, क्योंकि अरेंजमेंट किसकी बेस पे हो रही थी, एटॉमिक वेट की बेस पे, ठीक है। और जैसे ही जैसे एलिमेंट्स अरेंज हो गए थे उनको एक नंबर देते गए, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो बाद में पता चला जब एक एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। नो रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस वाज एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर व्हेन इट फर्स्ट केम इनटू यूज, ठीक है। जब इसको पहली दफ़ा किया गया तो उस टाइम तो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन जब रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल तो उसके बाद जिससे हमें ये पता चल गया कि हर एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक जो है एटॉमिक नंबर है। But after Rutherford proposed the atomic model with the nucleus in the center, it was estimated that charge on the nucleus was very close to the 1/2 of the atomic weight, ठीक है। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था कि सेंटर के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गेट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, वो
अप्रोक्सीमेटली इक्वल है हमारे पास हाफ ऑफ द एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बन रहा है। ठीक है, या एक एटम का वेट, उसमें कुछ अमाउंट जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिहाज से बहुत कम है। ठीक है, अगर एटॉमिक वेट का आप सिंपली हाफ कर दें तो वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर बन जाएगा। ठीक है, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर मैनी एलिमेंट्स वन हाफ ऑफ द एटॉमिक वेट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। जैसा कि एग्जांपल दी जाती है कि जिनमें एग्जैक्टली आप ये कह लो कि होल नंबर हैं, तो आप वो तो इजीली आप कह लोगे कि हमारे पास क्या है। अगर किसी सब्सटेंस का, जैसे हीलियम की एग्जांपल दी जा रही है कि उसका एटॉमिक वेट 4 है, तो उसका हाफ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है कि और उसका एटॉमिक नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, हीलियम विद एन एटॉमिक वेट ऑफ 4 इज सेकंड इन द टेबल। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है, मीन इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। कार्बन विद एन एटॉमिक वेट ऑफ 12 इज 6 इन दी पीरियोडिक टेबल। कि 12 को हाफ करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाएगा, यानी 6 पोजीशन पे है। इसी तरह ऑक्सीजन का क्या है कि 16 है एटॉमिक वेट, तो उसका हाफ हमारे पास 8 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सल्फर 32 है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, ये 16 आ रहा है। इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स दिस रूल होल्ड्स गुड, के ये हमारे पास जो है वैलिड है। लेकिन जहाँ पे पॉइंट्स में आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है एटॉमिक नंबर से। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी हो सकते हैं। आपको पता है कि कुछ पॉइंट्स में आ जाता है एटॉमिक वेट्स, आपको पता है पॉइंट्स में भी है, तो वो फिर जब उसका हाफ करते हैं, और एटॉमिक नंबर तो डिजिट में आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर आएगा, वो पॉइंट्स में नहीं होगा। लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, द वेरिफिकेशन ऑफ दिस हाइपोथेसिस केम फ्रॉम द वर्क ऑफ मोजले। ठीक है, मोजले के वर्क से आया था कि ही एनालाइज एक्स रेज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक मेटल टारगेट। उसने क्या किया था मोजले ने कि डिफरेंट मेटल्स ली, उनके ऊपर क्या किया, कैथोड रेज स्ट्राइक की। कैथोड रे आप सिंपली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम्स ही होती हैं। तो जब हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, अगर आप फिगर देखो कि इलेक्ट्रॉन बीम है, वो किसी भी मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो वो क्या करती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो एक होल सब प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब एक शेल के अंदर होल प्रोड्यूस हो गया, तो क्या होगा कि जो अपर वाला शेल होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, निचले वाले के अंदर जो है वो जंप करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करेगा, यानी हायर से लोअर वाले अंदर वाले ऑर्बिटल में आ रहा है, तो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करता है। और वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो एक्स रेज की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। ठीक है, तो यानी कि हर एलिमेंट्स की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितनी एक्सरे की कितनी फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर रही है, वो उसकी बेस पे डिपेंड कर रहा है कि हर एलिमेंट्स की जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर वहां से डिफरेंट आएगा। जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उसकी जो एक्सरे की रेस निकल रही हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट होंगी, यानी कि एक्सरे की एनर्जी भी वहां पे डिफरेंट होगी। यहाँ पे ये उसका हाइपोथेसिस था। ठीक है, उसको उसने प्रूव किया था। द वेरिफिकेशन ऑफ दिस हाइपोथेसिस केम फ्रॉम द वर्क ऑफ मोस्ले। ही एनालाइज्ड X-ray produced when cathode rays strike the metal target. When metallic elements are used as target for the cathode rays, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बीम्स कहते हैं, they emit X-ray spectrum. ठीक है, वहां से हमें X-rays जो है वो इवॉल्व होती हैं और उनको डिटेक्ट किया जाता है। फिगर शोज द डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज्ड बाय मोजले एंड फिगर 1.4 shows a typical X-ray spectrum produced by metal target. ठीक है, कि एक्सरे की वेवलेंथ है एक साइड पे और दूसरी साइड पे उसकी इंटेंसिटी है, कि ये के अल्फा और के बीटा जो है हमारे पास रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही होती हैं। The X-rays are generated when cathode ray collides with an electron in the K shell, knocking the electron out of atom. क्या आपको पता है
एटम के अंदर जो शेल होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हम जैसे कहते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरह इसको नंबरिंग भी दी जाती है कि k है, k शेल है, l शेल है, m है, n है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप ये कह लो कि k और l को अगर हम कंसिडर करें हैं, तो k शेल के अंदर से क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं तो के शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो जब के शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वहां पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब वैकेंसी प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पे क्या है कि आउटर वाले शेल के अंदर से, यानी एल वाले शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो के वाले शेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये के शेल में आएगा तो हमारे पास क्या है, एक्सरे रेडिएशन जो है वो अमिट होती हैं, ठीक है। द वैकेंसी इन द के शेल इज फिल्ड when electron in higher energy level fall into the K shell. This causes the emission of X-ray radiation. और ये X-ray radiations की जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है Z यानी एटॉमिक नंबर के साथ, कि जितना जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो एक्सरे की फ्रिक्वेंसी, या आप ये कहते हैं कि एक्सरे की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। कि हमारे पास अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी z, या अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं कि a इंटू जेड माइनस बी आ जाएगा। a एंड b आर कांस्टेंट, b इज फ्रीक्वेंसी एंड z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल टारगेट। जो भी हम एलिमेंट लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को हम रिलेट कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, कि एनर्जी किसी भी एटम की डिपेंड किस पे कर रही है कि हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर कितना है। एज द चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, कि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है जितना चार्ज ज़्यादा इंक्रीज होता है वो इलेक्ट्रॉन को उतना मजबूती से पकड़ रहा होता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, बड़ा कंपैक्ट है और ज़्यादा एनर्जी से फोर्स के साथ उसको बाउंड किया हुआ है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। हैंस द एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्स-रे emitted by the metal target must depend upon the atomic number of the target elements, कि जितनी भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, या आप एनर्जी की बात कर लो कि वो अमिट हो रही है एक्सरे की फॉर्म में, तो वो डिपेंड करती है हमारे पास कि जो हमारे पास टारगेट एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर कितना है या उसका न्यूक्लियस चार्ज कितना है। Moseley find out that the frequency and hence the energy at the bright line of X-ray spectrum increases in a regular way as the atomic number increase, कि एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है किस फॉर्म में, कि जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। A plot of atomic numbers versus the square root of frequencies of either line is linear for 38 metallic elements investigated by Moseley. Moseley ने क्या किया कि 38 जो है एलिमेंट्स उनको इन्वेस्टिगेट किया और स्केल रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप था हमारे पास एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। जितने भी उसने एलिमेंट्स किए उनको स्टडी किया, यानी 38 एलिमेंट्स है तो उसके लिए जो है ना डायरेक्ट रिलेशनशिप ही उसने फाइंड आउट किया। फॉलोइंग एंड द पब्लिकेशन ऑफ द मोस्ले वर्क इन 1913 it becomes obvious that the properties of elements are periodic function of their atomic number, कि अब मोज़ले के वर्क के बाद जो है एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जो है अरेंजमेंट की गई, और वहाँ पे जो जब अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर की बेस पे तो वहाँ पे भी देखा गया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, यानी पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रही हैं तो एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो है यहाँ पे फिर अरेंज किया गया। ये आपको डायग्राम से दिखाया गया है कि हमारे पास क्या है, के शेल है और एल शेल है। जब कैथोड रे स्ट्राइक करती हैं तो इनर शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक होल आपको थर्ड सी वाली में शो किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लीव हो गया
तो वैकेंसी है, उस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए जो एल शेल है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है लोअर वाले शेल के अंदर जंप कर जाता है, और वो जब एनर्जी रिलीज करता है तो वो है हमारे पास एक्सरे की फॉर्म में। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ था कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स मिस्टेकनली प्लेस हुए थे बैंड लीफ प्रायोरिटी टेबल के अंदर, उनकी प्लेसमेंट सही नहीं थी, तो वो जो है उनकी प्लेसमेंट जो है प्रायोरिटी टेबल के अंदर करेक्ट हो गई। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल with the order according to atomic weight, but there are a few important differences। कि बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए तो ये ठीक था कि जैसे एटॉमिक वेट के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वैसे ही एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी आ रहे थे, लेकिन कुछ जगह पे चेंजेस आई थी, जैसा कि द एटॉमिक वेट गाइड would put potassium before argon एंड निकल बिफोर कोबाल्ट एंड आयोडीन बिफोर टेलोरियम। ठीक है, उनके एटॉमिक वेट के लिहाज से क्या किया था कि पोटाशियम को पहले रखा गया था आर्गॉन से, ठीक इसी तरह निकल को कोबाल्ट से पहले रखा गया था, आप इनके एटॉमिक वेट देख सकते हो। आयोडीन को रखा गया था टेलोरियम से पहले, लेकिन the atomic numbers for these elements are in the reverse order, कि अगर ये एटॉमिक वेट के लिहाज से देखा गया तो ये और हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखें तो ये रिवर्स ऑर्डर में है, कि मीन पोटाशियम जो है वो आर्गन के बाद आएगा। आर्गन शुड appear in the periodic table at it does because the atomic number of argon is 18 and that of potassium is 19, कि जिसका एटॉमिक नंबर पहले है वो पहले आएगा, यानी 18 है यानी स्मॉलर है तो वो क्या होगा पहले आएगा, और जिसका एटॉमिक नंबर लार्जर है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स की जो है पोजीशन जो है वो करेक्ट हो गई थी। इसी तरह हमारे पास क्या कोबाल्ट है, उसको पहले रखा गया बिफोर निकल, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 27 है और निकल का 28 है। इसी तरह हमारे पास क्या टेलोरियम 52 है और आयोडीन 53 है, तो टेलोरियम पहले आएगी और आयोडीन बाद में आएगी। इन ऑर्डर टू हैव अ सिमिलर एलिमेंट्स in the same group, Mendeleev find it necessary to transport certain pair of element arbitrarily in his periodic table based on atomic weights। कि क्या किया कि मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को आर्बिट्रेरी ही पीरियोडिक टेबल के अंदर रख दिया, उनकी पोजीशन फिक्स कर दी, लेकिन जो है एटॉमिक नंबर की बेस पे जब हुआ तो वहाँ पे क्या है कि सारी एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो करेक्ट हो गई। व्हेन द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर नो ट्रांसपोजिटर्स आर नेसेसरी, कि उनकी चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो करेक्ट पोजीशन पे आ गए, आर्बिट्रेरी नहीं रखा गया। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, कि एटॉमिक वेट की बजाय ये सारी प्रॉपर्टीज जो है अब वो जो है रिलेट करनी है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। ठीक है, तो ये तो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि जिसमें हमने देखा कि एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर की बेस पर डील करें तो उनकी पोजीशन जो है वो करेक्ट आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटम्स, कि एटम्स की हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर मीन के एटम के कि आप कैसे कैसे कह सकते हो कि शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका सब शेल कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ एटम। इसी तरह के हमारे पास डी ब्रॉगली डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास डी ब्रॉगली की इक्वेशंस क्या थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मीन बेसिक क्या थी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, दी बोहर थ्योरी डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन शेल KLM&N। ठीक है, बोहर थ्योरी के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट शेल के अंदर रिजॉल्व हो रहे हैं, रिवॉल्व करने होते हैं, और इन शेल्स को हम क्या कहते हैं KLM&N। ठीक है, क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा इंडिकेट दैट दे correspond to quantized energy level with which may
fact split into finite lines, ठीक है। अब हम ये इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास हर शेल की एनर्जी एक स्पेसिफिक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है। के शेल की एनर्जी कुछ और है, एल की कुछ और है, एम की कुछ और है और एन की कुछ और है, ठीक है। और इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट सब शेल्स के अंदर, कि ये शेल है, उसके बाद क्या है, सब शेल्स आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जो शेल हैं उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं और उससे डिफरेंट सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और इवन सब शेल की एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, मीन हर शेल की या हर सब शेल की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज है, स्पेसिफिक होती है। द इलेक्ट्रॉन शेल्स आर स्प्लिट फर्दर इनटू सब शेल्स each with its own quantized energy levels, ठीक है। These subshell have been labeled keeping in view the types of spectral line in the atomic spectra to which they correspond, ठीक है। अब ये सब शेल कौन से होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनकी शेप किस तरह बन रही है, कि स्पेक्ट्रल लाइन कैसी आती है, ठीक है। एस फॉर शार्प, ठीक है। अब उसकी लाइन कैसी आ रही है, इसकी शार्प आ रही है। पी फॉर प्रिंसिपल, ये डिफरेंट नेम्स दिए जा रहे हैं। डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल, ठीक है। अब अगर हम इनकी शेप्स के बारे में भी देख लेते हैं या इसके ऑर्बिटल्स देख लें कि एस के ऑर्बिटल्स कितने हैं। एस सब शेल कंसिस्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल। अब p के आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी डीजेनरेट लेवल्स होते हैं, जिसे हम आपने पहले पढ़ा भी हुआ, px py एंड pz, ठीक है। अब p सब शेल कंसिस्ट ऑफ 3p ऑर्बिटल्स और d के कितने होते हैं आपको पता है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। d सब शेल हैव 5d ऑर्बिटल्स एंड f सब शेल हैव 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हमने क्वांटम नंबर्स देखने हैं तो उसके अंदर भी आपको भी पता चल जाएगा। एस को हम स्फेरिकल कहते हैं। पी की शेप अगर क्यों देखें तो ये डंबल शेप होती है, मीन 2 लोब्स होती है इसके अंदर। और डी जो है ये हमारे पास क्या होता है, डबल डंबल शेप्स का होता है। और एफ हमारे पास क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ये मोस्टली दिखाया भी नहीं जाता इसकी शेप के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, शेल है। शेल के अंदर हमारे पास क्या है, सब शेल्स हैं। अब सब शेल्स के अंदर भी जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब शेल्स हमारे पास क्या थे, KLM ठीक है। और सब शेल्स हमारे पास क्या है, SP D और F। और ऑर्बिटल्स उनके क्या हैं कि S का एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। द स्पेक्ट्रल लाइन कोरिस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन बिटवीन दी सब शेल के। जब स्पेक्ट्रम की लाइन आती है तो उसका मतलब है एक सब शेल से दूसरे सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो कितनी एनर्जी गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। ये स्पेक्ट्रल लाइन हमें वो इंफॉर्मेशन दे रही होती है। दी सब शेल आर फर्दर स्प्लिट when the atoms of elements are subjected to a magnetic field, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं कि जी-मैन इफेक्ट कहते हैं, कि जब भी किसी एलिमेंट्स के ऊपर या एलिमेंट्स या एटम के ऊपर जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफरेंट सब शेल्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाए, हर एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी से डिफरेंट हो। इट हैज बीन शोन दैट द ओनली पी डी एंड एफ सब शेल्स हैव कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर एनर्जी लेवल्स, क्योंकि एस के अंदर एक ही लेवल है, एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो वो स्फेरिकल है। चाहे जिस साइड से भी आप उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसकी शेप जो है वो सेम ही रहेगी, मीन उसके सब शेल एक ही है ऑर्बिटल, तो वो स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन P जो है 3 में स्प्लिट होता है, D जो है 5 के अंदर और F जो है वो 7 के अंदर स्प्लिट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन द S सब शेल बिकॉज S orbital is a spherical, ठीक है। The atomic spectra of elements can also split due to spin of electron which may be either clockwise or anti-clockwise, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, या उससे पहले भी अगर आप देख लो कि शेल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। सब शेल्स आपको किसको बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में बता रहा है, SPD और F के बारे में, ठीक है। अब उसकी स्प्लिटिंग आती है जब ऑर्बिटल्स आते हैं तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपको बताता है कि
इसमें पी डी और एफ जो है वो कितने ऑर्बिटल्स के अंदर शिफ्ट स्प्लिट हो सकते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन दोनों की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होती है, एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन होती हैं। अगर हम और देखें कि हमारे पास वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में प्लांक्स थ्योरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, आइंस्टाइन का वर्क है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के बारे में एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रॉन की भी हमारे पास क्या है, वो डुअल नेचर होती है। ठीक है, the work of D. Broglie, Davis and German and others has indicated that electron in an atom can be treated as wave, although they are compact particle continuously traveling in orbit। ठीक है, कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं, वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स थी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की। Very small particles such as electron, atom and molecule do not obey the laws of the classical Newtonian mechanics which are applicable to larger objects such as hockey ball। ठीक है, कि larger objects के ऊपर जो न्यूटन्स के लॉ थे वो ओबे होते हैं, लेकिन जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ ओबे होते हैं। ठीक है, quantum mechanics describe the behavior of very small particles more precisely and it's based on the quantization of energy। कि ये स्मॉल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर वेरी वेल एक्सप्लेन करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करेगा तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब या मिट नहीं करता, बल्कि वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, मीन कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या अमिट हो रही होती है। ठीक है, वन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट वी कैन नॉट डिटरमिन प्रिसाइसली द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलो, कि वो किस पाथ पे से मूव कर रहा है वो हम नहीं बता सकते। यहाँ आप सिंपली कहते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम एक ही टाइम के ऊपर एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम सर्टेन है, मीन हमें कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, तो उसकी हम वेलोसिटी नहीं बता सकते। या अगर हम वेलोसिटी या जिसे मोमेंटम कहते हैं, अगर हम मोमेंटम बता रहे हैं तो हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, in 1927 Werner Heisenberg gave a theoretical statement that is consistent with the experimental observation called as Heisenberg uncertainty principle. It states that it is impossible to determine accurately both the momentum and position of electron simultaneously, since according to the Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to determine both the position and velocity of electron। ठीक है, एक ही टाइम के ऊपर हम दोनों चीजों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। We can talk in term of probability of finding of electron within the specific region in the space। ठीक है, जब हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते तो हम उसके चांसेस बताते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन के ऊपर या किसी स्पेस में उसके इतने % चांसेस हैं कि वो इस जगह पे मौजूद होगा। हम एग्जैक्ट बात नहीं करते, हम प्रिसाइसली बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फिर according to one of the postulates of the quantum mechanics, the allowed energy state of atom and molecule can be described by a set of numbers called as quantum numbers। के हम इलेक्ट्रॉन को की एनर्जी स्टेट या एटम्स की एनर्जी स्टेट को हम क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, नीचे हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ने भी हैं तो हम इसको वहां पे देख लेते हैं। इन 1926 Erwin Schrödinger deduced an equation by imposing the wavelength restriction suggested by the de Broglie experiment। कि डी ब्रॉगले ने ये कहा था कि जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वो वेव लाइक बिहेवियर शो करने हैं, या लाइट जो है अगर
पार्टिकल लाइक नेचर शो कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वेव लाइक नेचर शो कर सकते हैं। तो इसी चीज को प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव नेचर शो करता है, वो श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, वहां पे उसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे थर्ड सेमेस्टर में जोलॉजी वालों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो वहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन भी आती है। और इसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी वाले स्टूडेंट्स जो फिजिकल पढ़ते हैं उसके अंदर उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन होगी। इवन ये जो है बेसिक्स क्वांटम केमिस्ट्री भी वहाँ पढ़ी है आप लोगों ने, तो ये सारी एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने वहाँ पे भी स्टडी किए हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन अलाउड हिम टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, श्रोडिंगर ने फिर हाइड्रोजन एटम्स के एनर्जी लेवल काउंट किए। द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज हाईली मैथमेटिकल्स। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव राइज टू कांसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स के, वहीं से हमारे पास क्वांटम नंबर्स की एक्सप्लेनेशन आई which are in good accord with the experimental observations. Solution of Schrodinger wave equation also provide information about the shapes, orientation of the probability distribution of electron के, वहीं से हमें सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ठीक है, कि बेसिक उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, उसकी शेप जो है हमारे पास क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर से आ जाती है, उसकी ओरिएंटेशन कहाँ से आती है, मैग्नेटिक फील्ड से आ जाती है, और उसकी स्पिन जो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर से आ जाती है। द एटॉमिक ऑर्बिटल डिड्यूस्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स। कि ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर से डील कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्वांटम नंबर्स देख लेते हैं क्विकली कि एक्चुअली तो आप लोगों ने पहले किया हुआ है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते क्या। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को एक एटम में डिस्क्राइब करने के लिए क्या है हमारे पास, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। सिंपली अगर आपने किसी भी परसेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, हमने किसी आदमी को सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे वो किस कंट्री में रहता है। ठीक है, जैसे दुनिया में कितने कंट्री हैं, तो अगर हमने किसी एक पर्सन को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे कि उसका सबसे पहले डिफाइन करेंगे उसका कंट्री क्या है। ठीक है, डायरेक्ट हम उसके घर पे तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पहले हम उसको सर्च करेंगे दुनिया में वो किस कंट्री में रहता है। ठीक है, फर्स्ट करें वो कोई पर्सन है वो पाकिस्तान में रह रहा है। उसके बाद सेकंड काम हमने क्या करना है, हमने पाकिस्तान में कितने शहर हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका शहर लोकेट करेंगे कि वो किस शहर में है, उस शहर में आ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे, उस शहर के बाद उसका एरिया लोकेट करेंगे, मीन के वो किस कॉलोनी में रहता है। ठीक है, किस कॉलोनी में रहता है, उसके बाद जब कॉलोनी में भी हम आ जाएंगे तो फिर उसके घर में पहुंचेंगे या उसकी स्ट्रीट में पहुंचेंगे। ठीक है, वहां से उसके घर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है एटम के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं 4 क्वांटम नंबर्स के साथ। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप सिंपली कहते हैं कि उसका कंट्री लोकेट करना है। एल हमारे पास क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मीन उसका सिटी हम लोकेट करें। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन वो किस जगह पे है, किस एरिया में है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है एग्जैक्टली उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वो एक ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में है, और उसकी स्पिन ऑपोजिट है। मीन आप सिंपली कह दें कि एक पर्सन के घर तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सारी की सारी। ठीक है, there are 4 quantum numbers which describe the electron in atoms. They are denoted by letters n, l, m and s and called as principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum numbers and spin quantum number respectively. तो हम start करते हैं। Principal quantum numbers, this quantum number describe the motion of electron in an orbit.
एंड स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बता रहा है कि ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रफ मेजर ऑफ द साइज ऑफ ऑर्बिट। क्या आपको पता है कि ये साइज ऑफ ऑर्बिट या उसके बारे में एनर्जी के बारे में बताएगा। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 से 7, यानी 7 शेल है हमारे पास। कि अब जितना छोटा नंबर होगा उसका साइज भी छोटा होगा। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिट की बात हो रही है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो साइज ऑफ ऑर्बिट भी बड़ा होता जाएगा। द लार्जर वैल्यू ऑफ एन द ग्रेटर इज द वॉल्यूम ऑफ द बल्क ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मे बी एन इंटीग्रल वैल्यू। कि एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीग्रल है, यानी +1 +2 +3 +4 5 6 7 तक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। या इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो वो जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास। इट मे टेक द वैल्यू अप टू 7, यानी कि पीरियोडिक टेबल में भी आपको पता है कि 7 शेल्स है हमारे पास, या 7 ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, रफली करस्पॉन्ड टू द 7 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द वैल्यू ऑफ एन डिस्क्राइब द बाइंडिंग फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इन विद द इलेक्ट्रॉन मूव। कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कि जितना वो करीब होगा उसकी बॉन्डिंग फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, जितना वो दूर जाता जाएगा उसकी बॉन्डिंग फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, द लोअर वैल्यू ऑफ एन करस्पॉन्ड टू द लोअर एनर्जी के लोवेस्ट लेवल के ऊपर है, जैसे n इज इक्वल टू 1 है, while the higher value of n correspond to the higher energy. the energy level, अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम के एल एम एन ओ पी एंड क्यू करस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and 7. The value of n also determines the number of breaks and discontinuities in the electronic clouds. ठीक है, आपने अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी तो वहाँ पे नोड की बात होती है। कि हमने अभी पीछे बात की है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो वहां पे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, उसको हम क्या कहते हैं कि ये ब्रेक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, इस ब्रेक को हम कहते हैं नोड। ठीक है, तो कितने नोड हो सकते हैं, कि जितने भी हमारे पास n की वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो नोड कहलाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ ब्रेक्स इज गिवन बाय n minus 1 and denoted by L, which is called the azimuthal quantum numbers. ठीक है, हमारे पास n ने हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल के बारे में बताया, तो अब हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है L है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, n-1 होती है, और ये हमें जो है शेप्स के बारे में बताएगा। ठीक है, the quantum number describe the shape of orbits के azimuthal quantum number L जो है हमें shapes के बारे में बताता है। its value correspond to the value of n and is given by n-1 के n मालूम है तो हम n-1 निकाल लेते हैं। it is also called secondary quantum number या इसको azimuthal quantum number कह देते हैं। the value of L tells whether the orbit is spherical, यानी उसकी shape spherical है। अगर ये spherical है तो ये क्या होगा, S होगा, या ये डंबल शेप है तो ये हमारे पास क्या होगा, P आ जाएगा। सोसेज शेप और इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, अगर हमारे पास डबल डंबल आ जाए तो वो हमारे पास D होता है, और हमारे पास अगर मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो F हो जाता है। इट मीन्स दैट L इज एसोसिएटेड विद द सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ L द मोर कॉम्प्लिकेटेड विल बी द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। के जितनी L की वैल्यू क्या है ज्यादा होती जाएगी, उसकी कॉम्प्लिकेशन जो उसकी शेप है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। और एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर आपको इक्वेशन दी जाए कि mvr जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है इज इक्वल टू h/2 इंटू अंडर रूट l इंटू l+1 आ जाता है। This quantum number explains the fine structure of spherical lines in the hydrogen spectrum, thus lending support to the Summerford's assumption that the orbits are somewhat elliptical rather than being circular. ठीक है, पहले ये कहा जाता था कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो
सर्कुलर है, लेकिन समरफोर्ड की एजम्पशंस के मुताबिक हमारे पास क्या है कि ऑर्बिटल्स की कोई ना कोई शेप होती है या एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर गिवन इन टेबल, हम नीचे टेबल भी देख लेंगे। द रेजोल्यूशन ऑफ सिंगल लाइन इनटू टू और मोर देन टू लाइन इंडिकेटेड दैट देयर आर वेरियस सबशेल इन द एनर्जी लेवल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ठीक है, जब इसकी एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी स्प्लिटिंग करें, तो हमें पता चलता है कि कुछ जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सब शेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, द मेन एनर्जी the energy is also quantized in various subshells. The main energy shell thus can be considered as being made up of one or more energy subshell. कि एक energy level है या shell है उसके अंदर different energy subshells भी आते हैं. According to the Summerford modification of the electron in a particular energy level could either have a circular orbital और a number of elliptical orbital about the nucleus के हमारे पास क्या है कि ये ऑर्बिटल्स यहाँ तो सर्कुलर हो सकते हैं, जैसे एस की शेप क्या सर्कुलर ही होती है, स्फेरिकल ही होती है, लेकिन पी की शेप जो है वो डिफरेंट है, डी की शेप जो है वो डिफरेंट होती है। The number of subshells is always equal to the value of n when n is equal to 1, तो L हमारे पास की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि n-1 करना है ना हमने। ठीक है, तो जितने n है, n कितना है 1, तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल कितना होगा इसके अंदर सिर्फ 1 होगा और इसको L क्या होगा उसका 0। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मेन एनर्जी लेवल एंड सब लेवल कोइंसाइड विद द ईच अदर। अब हमारे पास जब L 0 है तो इसकी ये हमारे पास S वाला होगा। ठीक है, S शेप। जब N 2 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो सब लेवल्स आएंगे या सब शेल्स आएंगे। अब दो सब शेल्स कौन से हो सकते हैं, n की वैल्यू जब 2 है तो 2 - 1 क्या करेंगे, तो ये 1 आएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, अब दो लेवल्स होने चाहिए थे, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। अब 0 आपको पता है वो किसके लिए होता है, s के लिए, और p के लिए हमारे पास l की वैल्यू होती है 1। ठीक है, when n is equal to 0, L is equal to 0 or 1, which means that there are two sub levels in this second energy level, one having elliptical shape and other having circular shape। के 0 जब L 0 होगा तो उसकी शेप क्या होगी, सर्कुलर, और जब L 1 होगा तो उसकी एलिप्टिकल शेप हो जाएगी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जब n 3 है तो उसका मतलब है हमारे पास टोटल 3 सब शेल्स आएंगे। ठीक है, अब 3 कौन से हो सकते हैं, n-1 करना है तो 3 - 1 क्या होगा 2, यानी मैक्सिमम हमारे पास 2 वाला लेवल आएगा। अब 3 लेवल कैसे पूरे होंगे, एक की वैल्यू होगी 0, एक होगा 1 और एक की वैल्यू होगी 2। 0 किसके लिए था, s के लिए, 1 किसके लिए, p के लिए, एंड हमारे पास 2 किसके लिए है, d के लिए। This means that there are 3 sub levels, one having circular shape and 2 have the elliptical shape। अब इसी तरह हमारे पास अगर n4 है तो 4 लेवल्स होने चाहिए, उनकी वैल्यू क्या होंगी 0, 1, 2 एंड 3 कोरस्पॉन्डिंग टू दी 4 सब शेल्स। अब 0 किसके लिए, s, 1 p के लिए, 2 d के लिए, 3 हमारे पास क्या है f के लिए आ जाता है। तो उसके लिए इसका मतलब है 1 विद सर्कुलर एंड 3 विद एलिप्टिकल शेप्स। Thus it is seen that the number of sub-level for a given principal quantum number is equal to the value of the quantum number। कि जितने हमारे पास क्वांटम नंबर है उतने उसके हमारे पास क्या सब लेवल्स भी हैं या सब शेल्स भी हैं। So if L is equal to 0, 1, 2 and 3 electron are said to be in S, P, D और F सब लेवल्स के अंदर होगा। After the spectral name, S की हमने कहा क्या था, शार्प है, P क्या हमारे पास प्रिंसिपल, D डिफ्यूज एंड F हमारे पास फंडामेंटल था। ठीक है, अब हमने सब लेवल्स देख लिए, अब हमें इसकी स्प्लिटिंग देखनी है। स्प्लिटिंग देखने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। The quantum numbers explain the magnetic properties of electron। The motion of electron around the nucleus produce a magnetic field कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, which can be presented as a vector in the direction of external applied field। कि अगर हम external applied field अप्लाई करें तो एक
एक्सटर्नली हम करें, और दूसरा हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनली अपना है जब वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करें। तो जब एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है वो अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम उसकी पोजीशन वेक्टर आपको पता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो ओरिएंट कर लेता है, और ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन होता है। दिस वेक्टर इज 0 फॉर द एस के लिए 0 की वैल्यू है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है बिकॉज इट इज स्फेरिकल सिमेट्री के एस की स्फेरिकल सिमेट्री है, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ऑल साइड से इक्वल होता है। व्हेन देयर आर मोर देन वन ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन टाइप एल वैल्यू जैसे 1 है, तो उसके लिए क्या होगा कि इसके लिए 3 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। These cannot possibly all line up equally with the external magnetic field कि अगर n की वैल्यू जो है 0 है तो फिर तो वो क्या होगा हमारे पास सेम लेवल होगा, लेकिन l की वैल्यू अगर 1 है, ये आपको नीचे दिखाया भी गया, l 0 हमारे पास क्या होता है s होता है, l की वैल्यू 1 जो है वो p है, और p में 3 स्प्लिटिंग होती है, पीछे हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। 3 सब लेवल्स हैं हमारे पास p में, तो क्या होगा एक 0 होता है और एक +1 है और एक -1 आ जाता है। The difference in on the orientation are represented by the magnetic quantum number which may have value 0 to plus and minus L। एक सेंट्रल वाला 0 आ गया, एक की वैल्यू +1 है और एक की वैल्यू -1 है। इसी तरह अगर L की वैल्यू 2 हो तो हमारे पास कितने लेवल्स आने चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स आने चाहिए। D में आपको पता है 5 होते हैं, तो ये 5 कैसे बनते हैं, 0 +1 +2 या 0 से -1 -2 आ जाता है। इसी तरह L जब 3 है तो ये हमारे पास F है, तो इसमें 7 सब शेल आ जाते हैं, ठीक है, एक 0 एक +1 +2 +3 और -1 -2 -3, ठीक है। हर एक की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है यहाँ पे सबकी डिफरेंट है। In the above figure, the splitting of spectral line are shown for L is equal to 1 जो कि p ऑर्बिटल है, L is equal to 2 हमारा d है, और L is equal to 3 हमारे पास क्या होता है f ऑर्बिटल, with the value of 3 5 and 7 with different orientation in the space। इनके different orbitals जो हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो different है स्पेस के अंदर। The arrow indicate the appropriate quantum numbers, the value of m, ठीक है। the angular momentum in the direction of applied field is described as, angular momentum के लिए इक्वेशन दी गई है m into l into h over 2 pi। अच्छा जी, the value of m in table, नीचे हम टेबल भी देख लेंगे। it is clear from the table that when the n is equal to 1 L की वैल्यू क्या होती है 0, जब L की वैल्यू 0 है तो वहां पे M की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। और N1 हमारे पास किसके लिए था, S ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है, कि एक ही है उसके अंदर। Hence the number of orbital is 1 which is the circular and is called as the S orbital। जब N2 है हमारे पास, यानी ये पिछला सारा समराइज हो रहा है तीनों क्वांटम नंबर्स को। जब N2 है हमारे पास L की वैल्यू क्या आएगी 1, और उसकी ओरिएंटेशन क्या है +1 0 and -1। The number of orbital is 3 corresponding to 3p orbitals of the orientation parallel to 3 coordinates, जैसे x और y और z कोऑर्डिनेट्स हैं उसके पैरेलल इसकी डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं px py एंड pz। इसी तरह हमारे पास क्या है, जब n3 है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है, तो उसके लिए 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। और जब n4 है तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3, और उसके लिए 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे corresponding to the 5p d orbitals। और हमें पता है 7 जो है वो f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। each of these orbital can accommodate 2 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी हमने स्पिन क्वांटम नंबर्स आगे देख लेना है, ठीक है। thus s p d and f orbital accommodate, कि s एक ही ऑर्बिटल होता है तो इसमें 2 आएंगे। p के अंदर क्या है 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो टोटल इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं और हर एक के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो कितने टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास। और f ऑर्बिटल्स के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता चल गया कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या वो दोनों सेम स्पिन के साथ होंगे या फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल के अंदर ऑपोजिट स्पिन के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ऑल द इलेक्ट्रॉन स्पिन आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। एक स्पिन को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी घड़ी की तरह, जैसे घड़ी की सुई मूव करी है, और दूसरी उसकी ऑपोजिट। द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट by the application of an external magnetic field. Since the probability of motion of each case is 50% clockwise, therefore the motion is described by the spin quantum number having value of plus half। कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन 50% है तो इसका मतलब है 50% हमारे पास क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लस हाफ और माइनस हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लॉकवाइज को हम प्लस हाफ कह देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव हाफ कह देते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर एस। स्पिन है, स्पिन के लिए हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करें। इट इज आल्सो अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद अ गिवन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड। कि स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम कहाँ से किसके साथ रिलेट कर रहे हैं कि हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसकी स्पिन को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पिन मोमेंटम की वैल्यू क्या आती है प्लस हाफ इंटू एच ओवर 2 पाई या फिर माइनस हाफ इंटू एच ओवर 2 पाई होती है। तो हम एंगुलर मोमेंटम जो कि हमारे पास क्या है एम वी आर, ऊपर हमने देखा था एच ओवर 2 पाई, हम एंगुलर मोमेंटम को स्पिन के लिहाज से भी लिख सकते हैं और जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिहाज से भी लिख लेते हैं। जस्ट इक्वेशन वही है, एल की जगह पे हम एस से लिख रहे हैं, ठीक है। एस इंटू एस प्लस 1 होल अंडर रूट आ जाएगा इसका, ठीक है। द पोजिशन वैल्यू ऑफ लोअर एनर्जी, द पॉजिटिव वैल्यूज हैव लोअर एनर्जी एंड द नेगेटिव वन हैज द हायर एनर्जी, ठीक है। और ये टेबल आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर हम इस टेबल को भी देख लें, ये सारा टेबल समराइज कर रहा है। एन की वैल्यू क्या है 1 है, एल क्या 0 होगा 0, उसकी ऑर्बिटल क्या होगा 1 जो है एन के लिहाज से आएगा, और शेप उसकी क्या है एस, एम एल क्या है 0, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसके अंदर कितने हैं 1 है, ठीक है। 2 अगर एन है तो ये 0 और 1 होगा तो 2s और 2p आ जाता है, ठीक है। तो उसकी ओरिएंटेशन s के लिए 0 है और p के लिए हमारे पास क्या था 3 ओरिएंटेशन थी। तो इसके ऑर्बिटल्स कितने बन गए s में 1 और p में 3px py एंड pz आ जाता है। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 3 है तो l इसके लिए क्या आएगा 0 1 एंड 2 आएगा। 0 क्या है 3s, 1 क्या है 3p और 2 क्या है 3d। तो उसके ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग क्या होगी 0 -1 0 +1 या -2 -1 0 +1 +2, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम देख सकते हैं s में क्या है 1 है, p में 3 है, d में कितने होते हैं 5 होते हैं। यानी ये सारा टेबल उसको समराइज करा। इसी तरह हमने 4 वाला क्वांटम नंबर देखा तो उसके लिए l की वैल्यू क्या आती है 0 1 2 3 होती है, और ये क्या बन जाएगा 4s 4p 4d 4f। s में स्प्लिटिंग नहीं है 0 आएगा, p में क्या है 3 है, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। और यही इसको यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है 1 3 5 एंड 7। और इस तरह इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे s के अंदर क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6, d के अंदर हमारे पास 10 और f के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना।